ऑडियो भाग 1 पुस्तक युग धर्म पर्यावरण संरक्षण पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रदूषण का युग एवं पर्यावरण संवर्धन की अनिवार्यता। पर्यावरण प्रदूषण के जलते सवाल की आंच से आज हर कोई बुरी तरह झुलस रहा है। जब इस सर्वनाशी समस्या ने इंसानी अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया हो, तब भला कौन इससे स्वयं को अलग रख सकता है। सांस लेने की हवा, पीने का पानी, स्वयं का आवास, आसपास का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। कभी का सुखी, शांत व समृद्ध समाज इसके दुष्प्रभावों से, रोग शोक से जर्जरित है। सब ओर प्रदूषण रूपी भयावह पिशाचिनी तांडव नर्तन करती नजर आ रही है। ध्वनि प्रदूषण ने तो हर किसी की रातों की नींद हराम कर दी है। प्रदूषित परिस्थितियों के भयावह घटाटोप में भविष्य का उजाला कहीं से नजर नहीं आ रहा। दुनिया को वर्तमान तबाही से बचाना तभी संभव है जब प्रदूषण के विरोध में जबरदस्त मुहिम छेड़ी जाए, और यह मात्र नारों, स्टिकरों एवं सम्मेलनों तक सीमित ना रहे, बल्कि यह पुकार हर जन के अंतःकरण से निकले और नैष्ठिक कर्मठता बनकर दिखाई पड़े। आज हर आदमी साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। एक बिजली घर से 50 टन सल्फर डाइऑक्साइड और उससे भी अधिक कालिक वातावरण में फैल जाती है। अपने पूरे देश में ऐसे 75 से भी ज़्यादा ताप बिजली घर हैं। इसी तरह रासायनिक खाद के बड़े बड़े कारखानों से अत्यधिक प्रदूषित तत्व उत्सर्जित होते हैं, जिनमें अमोनिया, हाइड्रोकार्बन आदि प्रमुख हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन व लेड के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अल्डिहाइड आदि होते हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। दुनिया भर में इन दिनों 50 करोड़ वाहनों का उपयोग किया जाता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक पर्यावरण नियंत्रण के सभी नियमों के बावजूद विकसित देशों में 150 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 लाख टन हाइड्रोकार्बन, 10 लाख टन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रति वर्ष वायुमंडल में पहुंचते हैं। इसके अलावा ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा वायुमंडल में आती है, वह अरबों टन प्रति वर्ष है। इस क्रम में संसार में 70% प्रदूषण विकसित देशों में हो रहा है। प्रदूषण के इस दौर में अपना देश भी कुछ पीछे नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार विश्व के 41 प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान चौथा है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वाहनों की संख्या गत 20 वर्षों में 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। वर्तमान समय में यहाँ 25 लाख वाहन हैं। दिल्ली में मोटर वाहनों, कारखानों और अन्य स्रोतों से रोजाना लगभग 2500 टन प्रदूषित पदार्थ निकलते हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का गाढ़ापन 35 ppm है, जबकि विषाक्तता के लिए 25 ppm ही काफ़ी है, और स्वीकृत सीमा तो सिर्फ 6 ppm की ही है। यहाँ रहने वाला एक व्यक्ति हर दिन सांस लेने के दौरान लगभग 1 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषित वायु का सेवन कर चुका होता है। मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर जैसे शहरों में वार्षिक प्रदूषण की दर 3 गुना ज़्यादा है, जबकि दिल्ली, कलकत्ता और कानपुर में प्रदूषण की वार्षिक दर अंतर्राष्ट्रीय मानक की तुलना में 5 गुना अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण इसी प्रकार जारी रहा तो 21वीं सदी के आने तक विश्व में कम से कम 9,75,000 व्यक्तियों के लिए आपातकालीन कक्ष की जरूरत पड़ सकती है। 8.5 करोड़ लोगों की दैनिक गतिविधियां पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगी। 7.2 करोड़ लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों के लक्षण प्रकट होंगे। लगभग 30 लाख बच्चे श्वसन रोग से पीड़ित नजर आएंगे।
90 लाख लोग अस्वस्थ और 2.4 करोड़ लोग फेफड़े संबंधी रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। अभी ही यह स्थिति है कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण हर तीसरे परिवार के एक सदस्य के सामने कैंसर का आसन्न संकट मंडरा रहा है। यहाँ का हर छठा आदमी टीबी अथवा दमे का रोगी होने की स्थिति में है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के कारण संसार के अनेक भागों में तेजाब वर्षा हो रही है। ये आपस में मिलकर हाइड्रोकार्बनों के साथ धूप में ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। यह ओजोन मंडल पृथ्वी के धरातल से तकरीबन 16 से 40 किलोमीटर ऊंचे आकाश में मौजूद है और इसका काम सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकना है। इस ओजोन मंडल को सबसे अधिक नुकसान औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली क्लोरीन गैस के कारण होता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि प्रदूषण की दर इसी प्रकार बनी रही तो अगले 2 सालों में अपनी धरती में सूर्य की पराबैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव 8 से 15% तक बढ़ सकता है। ह्रास की यह दर उत्तरी और दक्षिणी मध्य अक्षांश में लगभग 5% है। इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। इन्हीं दुष्प्रभावों की वजह से वर्ष 1996 में पृथ्वी के शीत युग के बाद सबसे अधिक गर्म रही। पिछले 10,000 साल में पृथ्वी का ताप 50 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इसी वजह से इस दौरान समुद्र का जल 100 मीटर ऊंचा हो गया है। इन परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड और बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से के निकट भविष्य में समुद्र में समा जाने की भविष्यवाणी की है। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज तथा ब्रिटेन के हेडले सेंटर फॉर क्लाइमेटिक रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल औसतन ताप 15.33 डिग्री सेल्सियस था। अनुमान है कि इसमें अगले 100 सालों में 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय भूताप का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों की राय में 20 डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि भी अनेक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालियों को तबाह कर देने के लिए पर्याप्त है। इससे सारे जीव बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक प्रभावित होते हैं। वर्ल्ड वॉच संस्थान के अध्यक्ष लेस्टर ब्राउन के अनुसार धरती के तापमान में हो रही बढ़ोतरी के कारण यूरोप, अमेरिका, रूस और यूक्रेन में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली ताप लहर चलने लगी है, जिसके कारण खाद्यान्न उपज में काफ़ी गिरावट आई है। पहाड़ों पर बिगड़ते पर्यावरण संतुलन ने वायुमंडल पर और भी बुरा असर डाला है। हाल ही में पहाड़ी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। पेड़ कट जाने से वर्षा कम होने लगी है तथा जलवायु भी अनिश्चित व अनियंत्रित हो गई है। प्राचीन काल से औषधीय जड़ी बूटियों की खान रहे हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से अधिकांश प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया भर में केवल यहीं पाई जाती हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता की रेड डाटा बुक के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में 214 महत्वपूर्ण प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इन संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में चिन्हित पादप प्रजातियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पंचमढ़ी वन क्षेत्र में करीब 800 दुर्लभ पौधों की प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। इसी तरह पौधों की 49 प्रजातियां मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के वनों से समाप्त हो गई हैं। वनों की कटाई के कारण जमीन के अंदर का जल स्तर तेजी से घट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम भारत में
लगभग 2,50,000 हेक्टेयर भूमि में जल की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और अगले 30 से 50 वर्षों में 3 लाख हेक्टेयर भूमि पानी के अभाव में ऊसर हो जाने की समस्या है। एक अध्ययन के अनुसार अपने देश में वर्ष भर में वर्षा से लगभग 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। इसकी भूमिगत जल संपदा अनुमानित 300 मीटर की गहराई में 370 करोड़ हेक्टेयर है, जो यहाँ की सालाना बारिश से लगभग 10 गुना अधिक है। भूगर्भवेत्ता GC चौधरी के सर्वेक्षण के मुताबिक पता चला है कि प्रदूषण की वजह से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, बिहार के भोजपुर आदि क्षेत्र में भूमिगत जल में नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम के अलावा सीसा, मैग्नीज, जस्ता, निकिल जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ व जहरीले तत्व निर्धारित मान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। यह स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं खतरनाक है। पुरातन काल में पर्यावरण की दृष्टि से अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े नगरों को नदियों के किनारे बसाया गया था। आधुनिक समय में औद्योगिक संस्थाओं, कारखानों, मिलों द्वारा बाहर जाने वाले रसायनों, कूड़ा तथा प्रदूषण निकासी वाले पानी से नदियों का पानी इस कदर प्रदूषित हो चुका है कि नदियाँ पर्यावरण को स्वच्छ करने के बजाय भयंकर बीमारियों को जन्म दे रही हैं। यही नहीं, कूड़े की अधिकता की वजह से ये नालों में बदलती जा रही हैं। देश के लगभग 3119 शहर और कस्बों में से 8 में पूरे और 201 में आंशिक मल जल उपचार संयंत्र हैं। इन सभी शहरों में अनुपचारित मल जल, जिसकी मात्रा प्रतिदिन तकरीबन 1200 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा होती है, नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 190 औद्योगिक इकाइयां अपना करोड़ों टन कचरा हर रोज नदियों में गिरा रही हैं। पूरे देश की स्थिति तो अब और भी चिंताजनक है। गंगा सहित देश की प्रमुख 70 जीवनदायिनी नदियों का जल औद्योगिक कचरे एवं गंदे जल के विसर्जन से इस कदर प्रदूषित हो चुका है कि इनका पानी नहाने के काबिल भी नहीं रह गया है।